चलो ठीक है, शुरू करें। एक तो मेरे 4 बाल हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं क्या, है ना। मुझे उनसे सबसे जलन है जिनके घने बाल हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। आपसे 1 नंबर की जलन, जलन है हमें, जलन है, जलन बालों की वजह से। इससे प्यार है, इससे मोहब्बत है, उससे मोहब्बत है। ये सब तुम लोग मेरी कैटेगरी में आ गए, बहुत अच्छा लगता है हमको। ईश्वर करे इस धरती में जितने लोग हैं सबके बाल मेरी तरह हो जाए। चलो ठीक है, हो गया मजाक। अच्छा, एक चीज़ और, सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपना एक ध्येय बना लें, ठीक है। ये भटकाव की स्थिति बहुत ही घातक है आपके लिए, और आने वाला समय जो है ना, अगर 4 नाव में पैर रख के चढ़ोगे तो पक्की बात है एक्सीडेंट होगा ही होगा। बीटीसी का फॉर्म आ गया, चलो वो भर दें। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आ गया, चलो ये भर दें। बैंक की क्लर्क की वैकेंसी आई, चलो ये भर दें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक ध्येय बना लो। उस ध्येय को हमेशा सोते समय जागते समय तुम्हारे आंखों के सामने चलता रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई आज, अब 25 मई को एग्जाम है यूपीएससी का, ठीक है। जिसको देना होगा ना, वो पिछले लास्ट 1 साल से किसकी तरफ ध्यान केंद्रित होगा? उसने यूपी पीसीएस का फॉर्म भी नहीं भरा होगा। यूपीएससी वाला एस्पिरेंट यूपी पीसीएस का फॉर्म पता है कब भरता है? जब खत्म हो जाते हैं। विश्वास मानो, जो भी जेन्युइन एस्पिरेंट होगा वो कभी, जो यूपीएससी की बात कर रहे हैं, वो अपने लास्ट टर्म तक हार नहीं मानता है। वो बीच में यूपी पीसीएस का फॉर्म नहीं भरेगा। एमपी पीसीएस चले जा रहे हैं भागे, उत्तराखंड चले जा रहे हैं भागे भागे। ये भागना और आवन जावन की बात नहीं है। इसमें जाने और आने में जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो कहाँ लेके आओगे? फिर यूपी पीसीएस पढ़ना है तो यूपी स्पेशल पढ़ो। एक ध्येय बना लो, और इस समय तो खैर कह सकते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो यूपी पीसीएस को भी दे सकता है। ये 10 साल पहले की बात बता रहे थे। अब तो दोनों का सिलेबस क्या है? सेम टू सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिलेबस यूपी पीसीएस ने डिज़ाइन कर रखा है जो यूपीएससी ने डिज़ाइन किया है। तो ये दोनों तो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब पता चला छत्तीसगढ़ का फॉर्म आया है, भर दिए, कभी नहीं होगा सिलेक्शन। फिर पता चला चलो गुजरात तो नहीं क्योंकि हिंदी भाषी बेल्ट, और कौन सा, बिहार का फॉर्म आया, चलो बिहार का भर दे। जाने आने में जो टाइम वेस्ट है ना, तुम लग नहीं रहा, महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप 2 दिन के गैप करेंगे क्लास का या पढ़ाई का, वो 2 दिन का गैप नहीं है, वो कितने दिन का गैप है? 4 दिन पहले का गैप हो गया और 4 दिन बाद का। आप 10 दिन पीछे हो गए। लेकिन जिसने सिर्फ एक फॉर्म भरा है, वो जो घोड़े की तरह अपने दोनों तरफ क्या लगाए हैं? दफ्ती लगाए हैं कि ना इधर देखेंगे ना वो कहाँ देख रहा है। तो सारी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहा है वो अपनी? तुम लोग को। किसका फॉर्म आया है? अरे आगे आ गया, भर दो भर दो भर दो भर दो भर दो भर दो। लेकिन वो होगा नहीं सिलेक्शन। हर एक चीज का टेम्परामेंट होता है कि नहीं होता है? नहीं समझ रहे हो? तुम सोचो हम बहुत विद्वान हैं तो एनडीए का फॉर्म भर दे, हो जाएगा? नहीं होगा। आईआईटी कर दे, हो जाएगा? नहीं होगा। नीट का फॉर्म भर दे, हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। लगातार उसी दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। नहीं, नीट वाला बच्चा जब एमबीबीएस क्वालिफाई करता है तो क्या वो बीच में कोई पेपर भरता है क्या? उसका फाउंडेशन कब से स्टार्ट हो जाता है? आफ्टर 10th। वो 11th और 12th कर रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है? उसने बीच में कोई फॉर्म नहीं, चलो एयरफोर्स का एक्स वाला आया है, भर दो फॉर्म। वाई, कौन सा फॉर्म आता है एयरफोर्स का? हाँ, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप आया, फॉर्म भर दो। वो नहीं भरेगा। और जिसने जीवन में उद्देश्य बना रखा कि साल भर में कम से कम 10 परीक्षाएं दूंगा, वो 10 मतलब वो धोबी का कुत्ता बन के बाहर आएगा, ना घर का ना घाट का। तो फिर से घर जाओ, सोचो 10 दिन 12 दिन 15 दिन 1 महीना कि तुम्हें करना क्या है। नहीं समझे मेरी बात? समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो जब तक तुम्हारे सामने कोई टारगेट नहीं होगा, चीजें स्कैटर्ड रहेंगी। कभी आधा मन यहाँ भटक रहा है, आधा मन वहाँ, आधा मन वहाँ। एक कहावत है क्या? नहीं, ये तो है, एक और है कहावत,
एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। नहीं समझे? हाँ, तो अगर साधना है अपने हाथों में तो एक ही चीज को साधो। एक साधे सब सधे और सब साधे। तुम दो हाथों से पूरी दुनिया को पकड़ने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, है ना? ध्यान रखो। चलो आगे। हाँ, कल का टॉपिक क्या चल रहा था? ठीक है, आज उसी से इंटरलिंक करके आज हम क्या पढ़ेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और आज भारत आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो सुनो क्या था। स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने? 1935 का भारत शासन अधिनियम। फिर से रिकॉल कर लो। 1935 के भारत शासन अधिनियम जब भारत में आया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि समर्थन किया? विरोध किया। बस एक बिंदु पर कांग्रेस सहमत हुई, और वो बिंदु क्या था? कि अब भारत में चुनाव कराए जाएंगे। और इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में क्या हुए? चुनाव हुए। इस 1937 के चुनाव में 11 प्रांतों के लिए निर्वाचन होना था, जिनमें से 8 प्रांतों में किसकी जीत हुई? कांग्रेस की। 6 प्रांत पूर्ण बहुमत से जीती और 2 प्रांतों में गठबंधन। बाकी के शेष बचे 3 प्रांतों पे कौन जीत के आया? मुस्लिम लीग। यह मुस्लिम लीग कहाँ से जीती थी? बंगाल, पंजाब और सिंध से। ठीक है, इसके बाद 37 के चुनाव के बाद 2 साल कांग्रेस सत्ता में रही और 1939 में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई कि कांग्रेस को अपनी विधान परिषद या विधानसभा से क्या देना पड़ा? इस्तीफा। वो परिस्थिति क्या थी? 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। जैसे ही पोलैंड पर अटैक हुआ, यूके और यूएसए जैसे राष्ट्र किसके पक्ष में आ गए? पोलैंड के। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना कांग्रेस से सलाह लिए पूरी भारतीय सेना को कहां पे घुसने का प्रयास कर दिया? एक घोषणा कर दी कि अब इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी शामिल होगा। अब बताओ ऐसी कार्यकारिणी का क्या मतलब? जब आप कोई निर्णय ले रहे हैं और निर्णय लेने के बाद आपने कांग्रेस से पूछा ही नहीं, तो ऐसे शासन व्यवस्था का क्या मतलब था? इसके विरोध में कांग्रेस ने क्या कर दिया? अपने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया और कहा कि अब हम विधान परिषद में नहीं बल्कि केंद्रीय राष्ट्रीय सरकार का गठन करेंगे। ये केंद्रीय राष्ट्रीय सरकार गठित ना हो, इस वजह से अंग्रेजों ने कौन सा प्रस्ताव लाया? अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या शर्तें थी? कि पहले हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। दूसरा, हम भारत के सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी के में संख्या का इजाफा कर देंगे। तीसरा, एक संविधान सभा का गठन करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और वह संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। कांग्रेस इन तीनों मुद्दों पर सहमत नहीं थी कि डोमिनियन स्टेटस अब तुम दे रहे हो, जबकि हम कब से मांग रहे हैं? 1928 से। 12 साल बाद इस डोमिनियन स्टेटस का लेकर हम क्या करेंगे? अब हमें चाहिए क्या? आज़ादी। दूसरा बिंदु क्या था? वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे। तो ये बताओ, वायसराय की एग्जीक्यूटिव में है कौन लोग? अंग्रेज नहीं, भारतीय। लेकिन वो भारत कैसे है? वो चापलूस आदमी है। वो चापलूस आदमी क्या भारत के लोगों की बात करेंगे? तो इसका कोई फायदा नहीं था और अगस्त प्रस्ताव पूरी तरह से क्या हो गया? विफल हो गया। इस विफलता के बाद गांधी ने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसा है? ये सीमित है, ये पूर्व के आंदोलनों की तरह व्यापक नहीं है। और गांधी ने कहा कि हम जिसको सत्याग्रही बनाएंगे बस वही आंदोलन करेगा। तो पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बन गए। दूसरा क्या था? दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त और चौथे सी राजगोपालाचारी। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 1942 तक चलता रहा। लेकिन क्या हुआ फिर? 1942 से ऐसा क्या था कि क्रिप्स मिशन को बुलाना पड़ा? क्योंकि जापान अब तक 1942 में कैसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बढ़त की स्थिति में है कि नहीं है? ये बढ़ते बढ़ते दक्षिण पूर्व एशिया में आ गया। कहाँ पर? सिंगापुर। और सिंगापुर से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गया था? बर्मा तक। अब अंग्रेजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के मन में ये आ गया कि कहीं ना कहीं जापान की सेना भारत में प्रवेश कर जाएगी, और ऐसा अगर हुआ तो ब्रिटेन पूरी तरह से हार
जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव किसने दिया? यूएसए और फ्रांस ने कहा कि कुछ हो ना हो भारतीय लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा और कहो कि ऐसा कुछ लाए जिससे भारतीय अगर आपके पक्ष में ना हो तो कम से कम आपका विरोध ना करें। और इसके पृष्ठभूमि में कौन सा प्रस्ताव आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में चर्चिल ने बनाया। कब? 1942। और एक महीने के भीतर 11 मार्च 1942 को बनाया और 24 मार्च 1942 को भारत आ गया। ये क्रिप्स मिशन के क्या प्रस्ताव थे? कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। कांग्रेस कह रही हम तो पहले मना कर चुके, तो उसने कहा रुको रुको, डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ आपको एक अधिकार और दे देंगे और ये अधिकार कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको जिसकी सदस्यता लेनी हो या ना लेनी हो, ये अधिकार, ये निर्णय लेने की क्षमता किसके पास रहेगी? आपके पास। दूसरा क्या था? दूसरा था क्या क्रिप्स मिशन का? कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तीसरा क्या था? कि ब्रिटिश प्रांत में जो संविधान सभा बनेगी उसको ब्रिटिश प्रांत के लोग निर्वाचित करेंगे और देशी रियासतों से हम किसी व्यक्ति को मनोनीत करके भेजेंगे। कांग्रेस फिर इसमें अड़ गई। क्या कहा उसने? कि जो देशी रियासतें में मनोनीत सदस्य होंगे वो किसके चाटुकार होंगे? तो वो संविधान सभा कैसा बनाएंगे? संविधान बेकार। इस वजह से क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। अब हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो परिस्थिति समझ में आएगी, पृष्ठभूमि। ये पृष्ठभूमि क्यों बन रही है? गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख नेता बन के उभरेंगे और तुम्हें पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक है कि हिंसक है? यहां पर हिंसा तुम्हें दिखाई देगी, यानी हल्की फुल्की नहीं, भयानक हिंसा है। 10,000 अंग्रेज मारे जाएंगे इसमें, रेल की पटरियां उखाड़ी जाएंगी, पुलिस चौकियां जलाई जाएंगी, सरकारी दफ्तरों में लातापाई होगी, हाथापाई होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, तो अचानक से अहिंसक आदमी हिंसक क्यों हो गया? थोड़ा दिमाग में आया ना? वही हिंसा की बात सुभाष चंद्र बोस ने भी तो की थी। कब? जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तब कहा था इन्होंने कि कांग्रेस के अहिंसक आंदोलन के साथ साथ हमें सैन्य संगठन की आवश्यकता। जो बात 1938 में सुभाष चंद्र बोस साहब ने कह दी थी, उसे गांधी को मानना पड़ा। और 1942 में गांधी एक नारा देंगे, क्या? करो या मरो। तो हाँ, देर में समझ में आया, आना था पहले लेकिन आया समझ। ठीक है, मानते, एक्सेप्ट है। अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट की पृष्ठभूमि कैसे बन रही है। ठीक है, तो पहली पृष्ठभूमि क्या है? यह समय है 8 अगस्त 1942, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, घोषणा हो गई। ठीक है, तो क्या रातों रात ये आंदोलन शुरू हुआ? इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या क्या है? दिमाग लगाओ, सब कुछ इंटरकनेक्ट है। बिल्कुल, जो क्रिप्स आया था वो क्या हो गया? असफल हो गया। पहली पृष्ठभूमि। अब क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद गांधी क्या करेंगे? अब एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत, पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ, बोल सकते हो अगस्त प्रस्ताव भी कैंसिल, लेकिन ये तो इससे जुड़ा हुआ। और बताओ कौन सी स्थिति चल रही है यहाँ पे? बिल्कुल, और तुम्हें पता है कि युद्ध अगर होगा तो युद्ध में क्या चीजें बढ़ जाएंगी? महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि युद्ध में सप्लाई तो बंद है। मान लो युद्ध चल रहा है हमारा पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से अगर चीनी आ रही है तो क्या चीनी आएगी वॉर के समय? तो सप्लाई बंद, लेकिन डिमांड तो बढ़ेगी ना। क्या तुम चाय पीना बंद कर दोगे? क्या तुम हलवा खाना बंद कर दोगे? क्या खीर खाना बंद कर दोगे? तो चीनी की डिमांड तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई आना, तो क्या होगा? महंगाई। यानी भारत का हर एक वर्ग महंगाई से जूझ रहा था। या तो हथियार उठाएगा या भूखा मरेगा। तो कौन भूखा मरना चाहेगा? हथियार उठा लो। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया से अब जापानीज कहां पहुंच गए? बर्मा। याद आया? ये वही समय ना। अब भारतीयों के मन में जो अंग्रेजों के प्रति जो इज्जत थी, क्या कि अंग्रेजों का सूरज कभी डूबता नहीं, ये बात थी कि अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता। जापान ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज हारे भी जा सकते हैं और लतियाए भी जा सकते हैं। तो भारत के मन में क्या आएगा कि अब हम भी मारेंगे और हम भी लतियाएंगे और भारत से इनको भगा देंगे। समझ में आई बात? यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में
जापान का बढ़ता वर्चस्व है ना। ये 3 ऐसे कारण हैं जिसने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। कब स्टार्टिंग हुई? 8 अगस्त 1942। यानी क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद पूरे भारतीयों को क्या था, अब एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, और एक ऐसा आंदोलन जो लगातार चलता रहेगा। कब तक? जब तक भारत को आज़ादी नहीं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। 8 अगस्त को पूरे भारत के लगभग सभी लोग मतलब मैक्सिमम लोग मुंबई के ग्वालियर टैंक में उपस्थित हुए। कहां पर? ग्वालियर नहीं, ग्वालियर टैंक एक जगह है, मैदान है, जिसको अब हम किस नाम से जानते हैं? आजाद मैदान या कुछ है? आजाद मैदान, हाँ, आजाद मैदान के नाम से जानते हैं। कहां पर स्थित है? यानी मुंबई में ग्वालियर टैंक में गांधी जी आए और भारत के लगभग सभी वर्गों को संबोधित किया। और क्या कहा? 70 मिनट का भाषण था। कितने मिनट का? इस 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने भारत के सभी वर्गों को बताया कि आंदोलन कैसे चलाना है, इस आंदोलन की दिशा क्या होगी। अब यह समय आ गया है कि अब करो या मरो, इससे कम में हम समझौता। तो करो या मरो का नारा कब दिया गांधी ने? अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा किससे संबंधित है? क्विट इंडिया मूवमेंट से। ठीक है। इस 70 मिनट के भाषण में गांधी ने क्या दिया? दिशा निर्देश। किसके दिशा निर्देश? आंदोलन। इस भीड़ में सभी वर्ग के लोग उपस्थित है, चाहे वो छात्र हो, चाहे सैनिक हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो। यस और नो? गांधी बोलेंगे कि देखो, छात्रों को वो छात्र स्कूल से त्यागपत्र दे जिनके अंदर ये कुव्वत हो कि अब दोबारा स्कूल तभी ज्वाइन करेंगे जब भारत आजाद हो जाएगा। लो चल गया। हाँ ठीक है। यानी इस ग्रुप में जिसमें गांधी संबोधन कर रहे हैं, वहां पे कौन कौन है? छात्र भी हैं, सैनिक भी हैं और सरकारी कर्मचारी भी हैं। गांधी अब सबको संबोधित करते हुए कहेंगे ऐसे छात्र स्कूल से त्यागपत्र दें जो तब तक दोबारा स्कूल नहीं ज्वाइन करेंगे जब तक भारत को आज़ादी। अब देखो यहां विचारधारा में अंतर सोचो। असहयोग आंदोलन में गांधी क्या कह रहे हैं? सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करो। कब तक? कोई दिशा लाइन नहीं थी, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? छोड़ो, लेकिन कब तक? अब दोबारा स्कूल ज्वाइन मत करना जब तक भारत आजाद ना हो जाए। यानी करो या। समझ में आई बात? दूसरा, सैनिकों को कह रहे हैं देखो, आप चाहे भले अंग्रेजों का नमक खा रहे हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी सरकार गोली चलाने का आदेश दे तो चलाने से पहले यह सोचना कि सामने कौन है? तुम्हारे भाई हैं। तो गोली ना चलाना, चाहे कुछ भी करना। यानी अंग्रेजों की उस बात को मत मानना जब अंग्रेज किसी को शूट आउट करने का ऑर्डर दे। किसके अंदर मन में भर रहे हैं? सैनिकों के। यानी कौन सी वो बढ़ रही है? राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तीसरा, सरकारी कर्मचारियों से कह रहे हैं आपको अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आप कर्मचारी के रूप में काम करें, लेकिन अंग्रेजों के प्रति जो निष्ठा है उसको त्याग दें और भारत माता के प्रति निष्ठा को जगाए रखें। यानी अंग्रेजों के मैकेनिज्म को अंदर से खोखला करो। त्यागपत्र मत दो क्योंकि रोजी रोटी चल रही है, घर में रोटी कैसे बनेगी? त्यागपत्र मत दो, लेकिन अंग्रेजों के प्रति निष्ठा जो है तुम्हारे अंदर वो उसको क्या कर दो? खत्म कर दो। और व्यापक स्तर पर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई और कहा गया कि 9 अगस्त को सुबह हम लोग मिलेंगे और भारत के प्रत्येक स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे। अंग्रेज बहुत तेज, अंग्रेजों को पता चल गया ग्वालियर टैंक की घटना। उन्हें पता था कि अगले दिन क्या होगा, आंदोलन। और ऐसा आंदोलन जब एक अहिंसक आदमी कैसी बात कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो? और गांधी के फॉलोवर भारत में कितने हैं? सभी क्या करेंगे? अब अपनी आंखें बंद करेंगे और इमोशंस उनके हैं ही। कैसे इमोशंस? अंग्रेजों के प्रति गुस्से वाले। इस गुस्से को आग और घी किसने डाल दिया? तो आंदोलन कैसा होगा? व्यापक होगा कि नहीं होगा? यह बात किसको पता चल गई? और अंग्रेजों ने 8 अगस्त की रात को एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम जीरो आवर ऑपरेशन। मतलब
रात्रि 12 बजे, 8 अगस्त की रात्रि 12 बजे आंदोलन से जुड़े जितने बड़े नेता थे उनको क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। अब बताओ, नेतृत्व के बिना आंदोलन चलेगा? चला। क्यों? क्योंकि वो 70 मिनट याद रखो, शाहरुख खान का चक दे इंडिया वाला 70 मिनट। ये क्या है? ये 70 मिनट में गांधी पहले से दिशा निर्देश क्या, छात्र क्या करें, मतलब स्कूल से त्यागपत्र ना दे, और वैसे स्कूल से लोग त्यागपत्र दे जो आज़ादी तक स्कूल दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरा, इनको गोली चलाने से मना कर दिया। तीसरा, इनको अंदर से खोखला करने की बात कर दी। अब सोचो, बड़े बड़े जितने नेता हैं, जैसे नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, और जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता, वो क्या हो गए? जीरो आवर ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार। अब आंदोलन जब सुबह उठे और लोग इकट्ठा हुए तो अपने नेता को ढूंढ रहे हैं, नेता मिल ही नहीं रहा है, क्या किया जाए? तो क्षेत्रीय नेताओं को इकट्ठा किया गया और पूरे भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर इन क्षेत्रीय नेताओं ने संभाल ली। जिसके जिसके मन में जो जो इमोशंस थे, उस इमोशंस को निकाला गया, भड़ास निकाली गई, और अपने अपने तरीके से आंदोलन, कोई रेल की पटरियां उखाड़ रहा है, कोई दफ्तर में आग लगा रहा है, कोई सरकारी दफ्तर में घुस रहा है कि बाहर निकलो, नहीं निकलोगे तो मार खाओगे। तो कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग मार खा रहे हैं, कहीं पुलिस चौकियां जलाई जा रही, कहीं पे किसी अंग्रेज को पकड़ के घूसे इलाज चल रहे हैं। ऐसे ऐसे करते हुए आंदोलन क्या हो गया? दिशाहीन। दिशाहीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन नेतृत्वहीन आंदोलन था। लेकिन उस नेतृत्वहीन आंदोलन के बावजूद भी आंदोलन कैसा चलता रहा? व्यापक चलता रहा, और हर तरफ से आंदोलन की शुरुआत हो गई। बात समझ में आ गई? पक्का? 1942 से लेकर 45 तक आंदोलन। कौन सा आंदोलन? क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी तुमने देखा कि इस आंदोलन में सभी लोग शामिल हैं, लेकिन कुछ पार्टियां अभी इसमें गद्दारी करेंगी। कौन? मुस्लिम लीग क्विट इंडिया आंदोलन से क्या रही? तटस्थ रही, न्यूट्रल रही। इसी तरह से अंबेडकर जी की पार्टी, ये भी क्या रही कि गांधी और जो कांग्रेस कर रही है वो गलत कर रही है। तीसरे, कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं है। इनके शामिल ना होने के पीछे का कारण क्या है? मुस्लिम लीग इस समय क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल नहीं है, बल्कि अपना जनादेश इकट्ठा कर रही है। देख लो, राजनीतिक स्वार्थ। अब देखो मुस्लिम लीग कैसे कैसे। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906, ढाका, नवाब सलीमुल्लाह। उस समय जब मुस्लिम लीग स्थापित हो रही है, तब कांग्रेस के साथ में है कि नहीं है? कांग्रेस के साथ में। थोड़ा विवाद हुआ, विवाद 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में सुलझा लिया गया। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद कांग्रेस यानी जिन्ना और कांग्रेस दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। तो ये दरार क्यों है? मुस्लिम लीग में दरार कब से उत्पन्न हुई? देखो, ये सिर्फ सोची समझी साजिश है। किसकी? किसकी? नहीं यार, वो तो बेचारा फंस गया। किसकी? ब्रिटिशर्स की। देखो कैसे 1906 में क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुस्लिम लीग के बारे में देखो। 1906 में क्या हो रहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना। जैसे ही 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित हुई, 1909 में क्या हुआ? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इस रिफॉर्म ने क्या कहा? हाँ, कि अब मुसलमान एक अलग वर्ग है, और इन वर्ग को संरक्षित करने के लिए पृथक निर्वाचन दे दो। ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये बात की बात है। टॉपिक कहाँ से पढ़ाना है हमको? 1773 से लेकर 1947 तक जितने भी एक्ट आए हैं वो सब एक क्लास में होगा। अभी समझ लो, 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित हो रही है, 1909 में इसको अलग करने का प्रयास किया गया। किससे? कांग्रेस से। किसने किया? यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हिंदू एक तरफ और मुसलमान दोनों के हित क्या हैं? अलग अलग हैं। जैसे ही ये बात आएगी, खुजली होगी कि नहीं होगी? किसके अंदर? और अलग निर्वाचन की बात हो गई। 1909 के बाद 1916, ये समय कैसा है? जब दोनों के मध्य जो विवाद हुए थे वो क्या हो गए? सुलझ गए। 1916 कहां पर?
लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार, है ना? ठीक, यहां तक स्थिति ठीक थी, यानी फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक तल पर आ गए और भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रयास करने लगे। दिक्कत देखो कहां से होगी। ये वो समय है 1930। इनका नाम सुना है? सुना? ये क्लास में चर्चा हो चुकी कि नहीं हो? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ये क्या बात कर रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यूनिटी की बात कर रहे हैं ना। इनके अंदर खुजली उत्पन्न होगी, क्या करेंगे? ये कहेंगे कि अब मुस्लिम वर्ग के लिए एक अलग क्षेत्र नहीं, राष्ट्र की भावना भी नहीं है, एक मुस्लिम लोग के लिए अलग क्षेत्र होना चाहिए। वो क्षेत्र कौन से हैं? सिंध, पंजाब जो वर्तमान का पाकिस्तान, और बलूचिस्तान वर्तमान का बांग्लादेश यानी बंगाल लिखें, हाँ है ना? और एक चीज और बची, कौन सी? अफगानिस्तान, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यानी पहली बार चिंगारी किसने भड़का दी कि मुस्लिमों और हिंदुओं का हित क्या है? अलग है, और ये आज़ादी की लड़ाई में हम शामिल होंगे लेकिन हमें उसका कोई फायदा। इससे एक और आगे कदम किसने बढ़ाया? कौन है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, याद आया? ये इससे और आगे बढ़ के कहेंगे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र, और उसका नाम क्या होगा? जिसे बाद में क्या कहा गया? पाकिस्तान, है ना? इस पाकिस्तान में पी फॉर पंजाब, ए फॉर, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध, और तान का बलूचिस्तान का आखिरी का बलूचिस्तान। समझ में आ गई बात? तो जिस बात को इकबाल ने चिंगारी दी, उस बात को और आगे किसने बढ़ा दिया? चौधरी रहमत अली की एक अलग देश जिसका नाम पाकिस्तान हो, वो सिर्फ किसके लिए हो? मुस्लिमों के लिए। समझ में आ गई बात? इसके आगे एक और खुजली हुई। अच्छा, थोड़ा सा और देखो, अभी तक ठीक है मामला, यहां तक चीज समझ में आई? ये कौन सा समय आ गया? 1933, यानी पूना पैक्ट वाला, है ना? यस और नो? पूना पैक्ट आया। पूना पैक्ट के समय मोहम्मद अली जिन्ना भारत में नहीं है, वो कहां पर है? लंदन में। आएंगे कब? थोड़ी सी कहानी समझना तभी रिलेट कर पाओगे। ये कब आएंगे? 36 में। 36 में भारत जब आएंगे और फिर से मुस्लिम लीग को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यानी इस समय मुस्लिम लीग कैसी है? कमजोर, क्योंकि जिन्ना कहां पर है? लंदन में। कब आ गए? इस एक साल बाद क्या होगा? दिमाग लगाओ। अरे कुछ ना कुछ नहीं, कल की क्लास में कुछ हुआ है। इस एक साल में 1936 से लेकर 37 तक जिन्ना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे चुनाव जीतने में, ठीक है? लेकिन रिजल्ट जब आएगा तो क्या होगा? सिर्फ 3 प्रांतों में जिन्ना को जीत। कौन कौन से? बंगाल, पंजाब और सिंध। और ये बात कहीं ना कहीं जिन्ना के दिल में घर कर गई कि हम लाख कोशिश कर ले, हम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, सर पटक के मर जाए, लेकिन भारत में चुनाव के आधार पर कांग्रेस को हराया नहीं जा सकता। मेरी बात समझे? अब ऐसे में भारत आजाद होगा तो सत्ता की बागडोर किसके हाथ में? जिन्ना सत्ता का भूखा, क्या करेगा? समझ, कुछ ना कुछ नहीं, अलग राष्ट्र की मांग। और 1940 में मार्च में लाहौर अधिवेशन में, ये सब तुम लोग को पिछली क्लासेस में हो चुका है। लाहौर अधिवेशन में एक पृथक राष्ट्र की मांग, जिसे हम क्या करें? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। याद आई बात? तो जिन्ना और कांग्रेस के मध्य विवाद समझ में आया कि नहीं आया? किसको लेकर? मेन दिक्कत 1937 का चुनाव। 1937 के चुनाव में अगर मुस्लिम लीग इतनी तरह से ना हारती बुरी तरह से, तो शायद स्थिति
लेकिन सत्ता का लालची आदमी क्या करेगा, उसके मन में ये आ गया कि हम चाहे जो भी कर ले, जितना प्रयास कर लें, कांग्रेस को भारत से हरा नहीं पाएंगे। और सत्ता हस्तांतरण के बाद चुनाव होगा, चुनाव में कौन जीतेगा, तो हम तो बिल्कुल सेकंड लाइन के आदमी हो जाएंगे। नहीं समझे? इसलिए सेकंड लाइन से अच्छा बनना है कि भारत को दो टुकड़ों में बांट दो, नेहरू साहब अलग के प्रधानमंत्री और जिन्ना, ताकि इतिहास के पन्नों में इनका नाम भी अमर हो जाए। सत्ता की लालच ने इस आदमी को क्या कर दिया, अंधा कर दिया और भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। इसकी विभीषिका 47 में। गदर मूवी देखी किसी ने? जाके देखना फिर से। ट्रेन भर भर के लाशें आती थी पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान। ये किसकी वजह से? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के कॉन्सेप्ट की वजह से। लेकिन आगे देखो, चलो छोड़ो, 40 का समय आ गया। 42 से 45 में क्या चल रहा है? क्विट इंडिया मूवमेंट। इस क्विट इंडिया मूवमेंट को न्यूट्रल कौन है? तो ये कर क्या रहे हैं? ये कर क्या रहे? ये अपना पूरा भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। कहां पर? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, क्योंकि हार तो देख चुके हैं, है ना। इस 42 से 45 में जब पूरा भारत छोड़ो आंदोलन में घुसा जा रहा है, मरा जा रहा है, पूरा एकत्र हो रहा है आंदोलन में, मुस्लिम लीग वहीं पे क्या कर रही है? वो अपना अपना अलग मेहनत कर रही है। कहां पर? कि अब अगर 45 में निर्वाचन होंगे तो हमें क्या मिले? जीत मिले। इसका प्रयास कर रही है कौन? मुस्लिम लीग। पूरे मुस्लिम नहीं, अभी भी कई मुस्लिम ऐसे हैं जो कांग्रेस में लड़ रहे हैं और कांग्रेस की भारत की आज़ादी के लिए अभी भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक नाम बताओ, खान अब्दुल गफ्फार खान, जैसे भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये ऐसे मुस्लिम हैं जो अभी भी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़े हैं, अभी पकड़े हुए। मुस्लिम लीग में कौन है? जिन्ना जैसे कुछ लोग। ये क्या कर रहे हैं? 42 से 45 ये अपने निर्वाचन की जीत का आधार तय कर, और मुस्लिमों के मध्य जा जाकर क्या बता रहे हैं कि देखो कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है। देखो यदि भारत आज़ाद हुआ तो सत्ता का हस्तांतरण किसके हाथों में होगा, और कांग्रेस तुम्हारे हितों की बात, तो एक काम करो, इसकी घोषणा कर दो। अब ये जिहाद है। जिहाद का मतलब नहीं पता? इसका मतलब ये भी नहीं पता? धर्म युद्ध। ये लड़ाई धर्म युद्ध है। अब सोचो, जो मुसलमान तटस्थ थे, मुस्लिम लीग की तरफ नहीं आ रहे थे, वो धर्म युद्ध सुनकर क्या करेंगे? अब 75 से लेकर 80% जनसंख्या मुस्लिमों की किधर मुड़ जाएगी? समझ में आ रही बात? ऐसे मुस्लिम जो कांग्रेस के समर्थन में थे, ऐसे मुस्लिम जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे, उनमें से 75% 80% मुस्लिम किधर मुड़ जाएंगे कि यार कुछ हो ना हो, बात तो सही कह रहा है। ये धर्म युद्ध की लड़ाई है, यानी कौन धर्म रहेगा भारत में, हिंदू या मुसलमान। अगर ऐसे में हिंदू रह गया तो मुसलमानों को पीस के रख देगा। ये बात भरी जा रही किसके द्वारा? जो कि सिरे से गलत है। ठीक है, कांग्रेस का कोई भी ऐसा मतलब नहीं था कि हिंदुओं को बढ़ाओगे और मुस्लिमों को भगा दोगे, ऐसा नहीं था। लेकिन परिस्थिति ऐसे बन गई कि अब विभाजन बिल्कुल क्या हो गया? श्योर हो गया कि विभाजन होगा ही होगा। और लोग गाली किसको दे रहे हैं? गांधी जी को, कि विभाजन रुकवा सकते थे। ऐसा नहीं है, परिस्थितियां नहीं थी विभाजन रुकवाने की। विभाजन होना बिल्कुल तय हो चुका था आफ्टर। ठीक है, फिर भी कांग्रेस ने इस चीज को रोकने के लिए, समझना, इस भावनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? 1944 में फिर से मुस्लिम लीग को मनाने का प्रयास किया और एक CR फार्मूला प्रस्तुत किया। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां तक पक्का? मतलब अब मुस्लिम लीग बिल्कुल अलग ट्रैक पे चल गई कि नहीं चल गई? उसको भारत की आजादी से कोई मतलब, उसको क्या चाहिए? अलग एक देश। क्या ये ट्रैक ठीक था? फिर भी कांग्रेस ने एक प्रयास किया कि भैया अभी भारत को आजाद दिला दो, बाद में देखा जाएगा। और एक फॉर्मूला बनाया, क्या? इसका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये कांग्रेस के जाने माने नेता थे। इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले के तहत मुस्लिम लीग को बैठकर बात करने का प्रयास किया। इस फॉर्मूले में देखो क्या है,
पहली बात है कि अभी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? जब ऐसी स्थिति में जब पूरा भारत एक है, आप अलग अलग काम कर रहे हैं, गलत है। आप प्लीज हमारे साथ भारत को आजाद कराने में शामिल हो जाइए। दूसरा, ये क्या है? बंगाल। और ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इन्होंने कहा कि जब आजाद हो जाएगा भारत, तब ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में वो किया जाएगा, क्या बोलते हैं, सर्वे। और इस सर्वे में कहा जाएगा जो क्षेत्र पाकिस्तान मिलना चाहता है वो मिल जाए। लेकिन ये कब? और तीसरा, ये सारी चीजें पूर्ण स्वतंत्रता के बाद कराई जाएंगी। अब सोचो, जो व्यक्ति बिल्कुल अलग देश की मांग कर रहा है वो क्या इन मुद्दों पर शामिल होगा? मुस्लिम लीग के जिन्ना कह रहे हैं पूर्ण स्वतंत्रता का क्या मतलब है? हो सकता है जैसे भारत आजाद हो तुम अपना वो क्या बोलते हैं सोच, हो सकता है तुम्हारी सोच बदल जाए और तुम अब हिंदुस्तान में मुसलमानों को पिटने, पिसने और मरने के लिए छोड़ दो। इस बात की गारंटी दो कि स्वतंत्र होने के बाद तुम अलग पाकिस्तान बना दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? अच्छे अच्छे लोगों को बदलते देखा है कि नहीं बदलते देखा है? जैसे सत्ता पाएगा हो सकता है नेहरू के मन में ये विचार बदल जाए। इस बात की गारंटी दो। तो गारंटी कैसे देंगे भारत? वो तो कहाँ फंसा हुआ है? CR फार्मूला क्या हुआ? कैंसर। समझ में आ गई बात? 1945 में निर्वाचन हुए, क्या हुए? यानी 1937 के बाद दूसरा निर्वाचन कब हो रहा है? 45वां। और इस निर्वाचन में मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। नहीं समझे? कहां कहां उभरी होगी सोचो। और इन क्षेत्रों में लगभग 80% वोटिंग किसके पक्ष पर पड़ी? मुस्लिम लीग। बड़ी पार्टी बनकर उभर गई कि नहीं पड़ गई? मामला उकसाना किसको? मुस्लिमों को। किसके नाम पर? और आज तक देखो भारत को सबसे जल्दी उकसाने वाला काम क्या है? जब आज हम लोग उकसा दिए जाते हैं तो सोचो उस समय क्या होगा। जैसे धर्म का एक सुलगोफा छोड़ दो, आहा त्राही माम हो जाएगा। तुरंत तलवारें खिंच जाएंगे हिंदू मुसलमान के नाम पे। आए? ये सब अगर IAS बन जाएंगे तो ये दंगे करा देंगे। सब हो रहा कि नहीं हो रहा? जब आज हम नहीं सुधरे हैं तो उस समय कैसे सुधरेंगे? जब वर्तमान में 67% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, उस समय कितनी थी? कैसे कह सकते थे कि हम धर्म युद्ध के नाम पर बिखरेंगे नहीं? और बिखर गए। और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो किताबों में था वो अस्तित्व में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। आ गई बात समझ में? पक्का? निर्वाचन के बाद क्या हुआ? निर्वाचन के बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अब हमें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो अच्छा है कि कम से कम बिना कुटाई के चले जाए। श्योर हो गया था। 1945 के बाद अंग्रेजों को यह लग गया था कि अब साल भर, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल के बाद हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। लतिया के भेजे जाएंगे तो ज़्यादा बेइज्जती होगी। इससे बढ़िया कुछ ऐसे काम करो कि प्यार से चले जाएं। और प्यार से जाने के लिए शिमला सम्मेलन किया गया। वेवल का नाम सुना? वेवल योजना। वेवल प्लान के तहत शिमला समझौता किया गया। किसके बीच? मुस्लिम लीग, अंग्रेज और कांग्रेस। देखो फिर एक बार कांग्रेस ने अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए क्या किया? इसमें अपने नेता के रूप में किसको भेजा? यानी मुस्लिम लीग धर्म युद्ध के बाद भी यह व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है? यानी कैसे पढ़े लिखे आदमी होंगे? इनके मन में धर्म युद्ध कुछ मन में नहीं आ रहा है। इनको पता है कि इस समय वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत की गुलामी। उसको गुलामी स्टार्ट करो, ना कि अलग देश की मांग करो। ये अभी भी मुस्लिम लीग के खिलाफ
बातें करेंगे और जीवन भर भारत और पाकिस्तान के जो बंटवारा हुआ है उसकी हमेशा कटु आलोचना की तरह करते रहेंगे। ठीक है, ये वो आदमी है जिनका जन्म कहाँ हुआ है और कहाँ जाके डेथ हुई इनकी, और 1992 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। यानी इनका जो कार्य है भारत के लिए कैसा था, अच्छा था। मुस्लिम होने के बावजूद भी ये किसके लिए परेशान रहे। इसी तरह से एक और नाम है, कौन, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने हमेशा भारत की आज़ादी पर काम किया है, ना कि मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर। ठीक है, अब ये समझौता हुआ, क्या हुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किसने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, चिढ़ जाएंगे ये कि जब आप अलग बात कर रहे हो तो मुस्लिम को शिमला सम्मेलन में क्यों भेजा आपने, क्योंकि मुस्लिमों का तो बाप दादा सब हम ही हैं, आपको किसने अधिकार दिया। देख रहे हो, ये कह रहे हैं मुस्लिम पूरा धर्म पूरा समाज किसके अंडर में है, और आपने ये ऐसा करके ये दिखाने का प्रयास किया कि मुस्लिम लीग गलत ट्रैक पर जा रही है। तो क्या कांग्रेस ने कहा हाँ सच में आप गलत ट्रैक पर हैं। इस वजह से कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन के रूप में भेजा गया, यह शिमला सम्मेलन क्या हो गया, मुस्लिम लीग ने बात करने से बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया। समझ में आएगी बात, पक्का। 1946 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई। और एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा में कौन लोग होंगे, जो निर्वाचन हो रहा है 1945 में। कब हुआ था निर्वाचन, ये 1945 जो निर्वाचन हुआ, इस निर्वाचन में जो जीते हैं वही सब संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा ने 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद करा। डेट का अंतर क्यों है, अच्छा हमारा टाइम का जो मेजरमेंट है कौन किस डिग्री पे होता है, 83.5, और पाकिस्तान का, इस वजह से आधे घंटे का अंतर आ जाता है। पाकिस्तान 11:30 बजे रात में आज़ाद हो रहा है 14 अगस्त को, और रात में भारत 12 बजे आज़ाद हो रहा है। ठीक है, तो 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान। इस वजह से इस बार ये सब चीज़ों के कारण भारत आज़ाद हुआ। और जब भारत आज़ाद हो रहा है, जब भारत में झंडे फहराए जा रहे हैं, तब दंगे हो रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा भयानक अपने चरम पर है इस समय। हो सकता है, अच्छा छोड़ो, अच्छा ये बताओ, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस, देखो नहीं बोलेंगे ऑनलाइन जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। चलो ठीक है, ये है ठीक है मामला। और इस समय जब भारत आज़ादी का जश्न मना रहा है, ठीक उसी समय हमको एक गम भी खाया जा रहा है। वो गम किस चीज का था, विभाजन का। यार पता है, मतलब एक आंकड़ा है जिसमें इस दंगों में, चाहे वो भारत के लोग हों चाहे पाकिस्तान के, लगभग 1 मिलियन का मतलब, हाँ 10 लाख लोग मारे गए थे। अस्त व्यस्त नहीं, मारे गए हैं, अस्त व्यस्त की संख्या ही अलग है। 10 लाख लोग जो मारे गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं चाहे भारत से पाकिस्तान जा रहे हो। ये इस दंगों ने ये हालत खराब कर दी। ठीक है, तो विभाजन ना होता तो शायद जो आज भारत हम देख रहे हैं उससे कई गुना खूबसूरत सुंदर भारत में हम जी रहे होते। ठीक है, हाँ तो बीच में रेप होंगे, चाहे वो हिंदू महिला हो चाहे पाकिस्तानी महिला हो, लोगों को मारा जाएगा। गदर मूवी देख लेना एक बार जाके, समझ में आ जाएगा। ठीक है, या एक मूवी किताब का नाम, खुशवंत सिंह की किताब, खुशवंत सिंह का नाम जानते हो क्या तुम लोग, आ ट्रेन टू पाकिस्तान उनकी किताब का नाम है।
15 अगस्त को भारत क्या महसूस कर रहा था, पूरा सचित्र वर्णन इसमें दिया है। खुशवंत सिंह की किताब है, ठीक है, अ ट्रेन टू पाकिस्तान। शायद उसी पर डिपेंड होकर, बेस्ड होकर गदर मूवी बनी थी, ठीक है। बाकी ये आज़ाद हो गया। कल हम कर देंगे संवैधानिक विकास, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से लेकर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। पूरा कितने एक्ट है इसमें, 73 पिट्स, 1813, 1833, 1853, 58, 62, 92, 1909, 1919, 1935, 1947, 12 एक्ट हैं, ठीक है। 12 एक्ट की चर्चा हम लोग 2 दिन में कर पाएंगे, ठीक है। 6 पहले और 6 बाद में, यानी आज़ादी से 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से शुरू करेंगे और कब तक जाएंगे, 1858 तक। 1858 के बाद से 1900। बाकी मिलते हैं कल।